बेटा कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी आप लोगों को, E इज इक्वल टू F बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई चार्ज। इसकी यूनिट लिखी थी मैंने न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछे आपसे, डायमेंशनल फार्मूला तो फोर्स का होता है बेटे M1 L1 T-2, चार्ज का होता है A1 T1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बना बेटा, M1 L1 T-3 A-1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, कई बार आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला। और ये सब एक बच्चे ने पूछा कि टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों लेते हैं। बेटा टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों लेते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ज्योति ने पूछा है, मैं जवाब दे देता हूं एक बार। बेटा मैंने देखो आपको ये कहा भी टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, डेफिनेशन पे जाना इसकी, और हमने कहा था भी टेस्ट चार्ज का इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करते। हम ऐसा मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बट फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, ऐसा मानते हैं बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा हमने बोला, ऐसा मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो बेटा अगर हम टेस्ट चार्ज बढ़ा लेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, टेस्ट चार्ज छोटा लेंगे तो इफेक्ट कम होगा। तो टेस्ट चार्ज अगर छोटा है तो उसका इफेक्ट कम होगा, तो उसका नेग्लेक्ट करने से हमारी वैल्यू पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगी, मतलब एग्जैक्ट आ जाएगी। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हुआ तो वो इफेक्ट ज्यादा डालेगा, तो जिससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी उसमें एक्यूरेसी कम होगी। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेते हैं। क्या कहना चाह रहा था मैं, टेस्ट चार्ज छोटा इसलिए लेते हैं ताकि उसका इफेक्ट कम हो, और हम उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें तो हमारे आंसर पर कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो कल ये मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स बाई चार्ज। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो हमेशा अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कल ये बातें हो चुकी हैं, पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? आप चाहो तो नेगेटिव ले लो, लेकिन अगर आप चार्ज नेगेटिव लोगे तो डायरेक्शन आपको उल्टी माननी पड़ेगी। फिर यहां तो मैंने कह दिया कि टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो उस पर फोर्स की डायरेक्शन है वही ई की डायरेक्शन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बेटा मैंने कहा कि कोई रूल नहीं है कि हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाए, लेकिन अगर आप टेस्ट चार्ज नेगेटिव लोगे तो आपको फिर अपनी कन्वेंशन चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए हम नॉर्मली वही कन्वेंशन ले लेते हैं जो पहले बनी आ रही हैं। ठीक है, तो कोई रूल नहीं कि क्यों पॉजिटिव चार्ज है, शुरू से ऐसा आया और उसके ऊपर उसके हिसाब से चीजें डिफाइन कर दी गई, और वही हम चीजें मानते आ रहे हैं। ये उसके पीछे रीजन और कोई रीजन नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप एडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन है छोटी सी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे फिर हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। मान लीजिए ओ पॉइंट पर हमने क्यू चार्ज लिया, वैक्यूम के अंदर मान लूंगा मैं इसको। तो मान लीजिए इसके नजदीक एक पॉइंट है पी जो कि आर डिस्टेंस पर है, यहां एक क्यू चार्ज है, इसके नजदीक एक पी पॉइंट है, और आपको यह बोला गया भाई इस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है। भाई जहां कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां आप एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लो। ये चार्ज आपको दे रखा था, ये कोई चार्ज मैंने लेट कर लिया। अब आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, ये टेस्ट चार्ज आपने खुद मानना है, ये आपको गिवन था, ये आपने लेट कर लिया। अब आप क्या करें, इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नॉट पर फोर्स निकाल लें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये क्यू इस पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगा क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो इस क्यू ने इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाया, कूलम्स लॉ से आपने फोर्स निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एफ बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा, एफ को क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ये सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसको लिख सकता था क्यू ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर चार्ज वैक्यूम में रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपको डायरेक्शन की कन्वेंशन जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। सो दीक्षा ने लिखा हुआ है, जो सही लिख रखा है आपने, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक बच्चे ने कहा कि टेस्ट चार्ज न्यूट्रल नहीं ले सकते। बेटा टेस्ट जब चार्ज बोल दिया तो वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? चार्ज का मतलब या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल तो बॉडी होगी जिसमें चार्ज ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल चार्ज थोड़ा नहीं होता है कोई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जवाब मिल गया बच्चों को। अब आगे पढ़ो थोड़ा सा, थोड़ी देर ना आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दो, लिखो कम और सुनो ज्यादा। मैं आपके फिर लास्ट में क्वेश्चन ले लूंगा, चिंता ना करो, पहले समझ लो। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मैंने क्या कहा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी मुझे पी पॉइंट पर। मैंने क्यू नॉट चार्ज कंसीडर किया, एफ ने इस पर फोर्स, सॉरी क्यू ने इस पर फोर्स लगाया, कूलम्स लॉ से मैंने फोर्स निकाल लिया, इस एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस के की वैल्यू कल मैंने बताई होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आंसर आ गया मेरे पास। अब ये देखो, आपसे पूछेंगे कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो बेटा किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो चार्ज की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो इसके बेस पर आप चार्ज की वैल्यू के साथ ई का ग्राफ बना सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन आएगा। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्शन बताएगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड से पता चलेगी। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्यू है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पॉइंट जो ले रखे अपने चार्ज के नजदीक होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज से दूर होगा तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो यहां से अगर मैं ई और आर का ग्राफ बनाऊंगा, ई और आर का, तो आपको शायद पता हो कैसा ग्राफ आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, यह हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। अगर मैं ई का ग्राफ 1/r² के साथ बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन कहूंगा फिर मैं, क्योंकि आर के तो इनवर्सली है बट 1/r² के डायरेक्टली है। तो 1/r² के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप ये कह सकते हैं भी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, चार्ज की वैल्यू पर, पॉइंट के डिस्टेंस पर और नेचर ऑफ मीडियम पर। वैसे तो देखो ओरिजिन से शुरू होगा, हाँ मनन बिल्कुल ठीक है, गोविंद स्ट्रेट लाइन, हाँ हाँ हाँ। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को इसी को तो कहते हैं। कोई चीज अगर किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कह दिया, स्क्वायर के इनवर्सली हो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कह देंगे, तो कह सकते हैं आप। अच्छा ये तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। अगर मैं वैक्यूम की बजाय मीडियम ले लूं, मीडियम के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम आर स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसमें तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ जाएगी, इसमें आ जाएगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो शायद कल मैंने लिखा था एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो बनेगी भाई क्यू ओवर 4 पाई, इसकी जगह मैं के एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, के ये बड़े वाला के है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से देखोगे अगर ध्यान से आप, ये है वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मीडियम वाली, इनको कंपेयर करो तो मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के है, ये के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये बात। तो मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये जो है मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम वाली से कम है, और कितनी कम है, वो के टाइम्स है। के जितना के की वैल्यू होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी मीडियम के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाएगी, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और मीडियम के अंदर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कम हो जाएगी। फिर वही क्वेश्चन आएगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई चार्ज वैक्यूम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या चार्ज मीडियम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कल मैंने फोर्स की बात की थी, वही पॉइंट यहां ध्यान रखना है, चार्ज वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट ध्यान से सुनो मेरी बात को, चार्ज वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
बट मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। कारण है, वैसे तो इसका पूरा कारण तो समझ में आएगा आपको इसी यूनिट के लास्ट आर्टिकल में, इसी यूनिट के लास्ट आर्टिकल में समझ में आएगा कि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, बट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, क्योंकि मीडियम के अंदर इंडक्शन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जो रिजल्टेंट को कम कर देती है। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, ये थोड़ी सी हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आए, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये पूरी तरह समझ में इस यूनिट के लास्ट आर्टिकल, बिल्कुल लास्ट आर्टिकल है। कोई भी बुक अगर आपके पास है ना, तो आप इस बुक का बिल्कुल इस डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वहां ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जब वो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपने लिखा भाई चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप लिखा भाई के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। बेटा ये बताओ, अगर मैं आर इसमें इनफाइनाइट ले लूं तो ई कितना होगा? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। अगर मैं आर ले लूं इनफाइनाइट तो ई कितना होगा? ई होगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ई 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर मैं आर ले लूं 0, अगर मैंने आर इनफाइनाइट लिया तो ई 0। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आर ले लूं 0, अगर मैं आर 0 ले लूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई? अब बताओ ई कितना होगा? अगर मैं आर 0 ले लूं तो ई की वैल्यू क्या होगी, ये पूछेगा आपसे। कोई बच्चा जवाब दे सकता है? लेकिन बेटा अगर आर 0 है तो ई 0 होगा। ये पॉइंट याद करो, समझो, बताऊंगा कारण। आर 0 पर भी ई 0 होगा। ठीक, आपको मैंने जो बताना है वो यही बात बतानी है। बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में आर 0 लूंगा, बच्चे ये सोचेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं आर 0 लूंगा तो ई इनफाइनाइट आएगा। लेकिन बेटा वो आंसर गलत है। मैं कह रहा हूं कि आर 0 पर भी ई 0 आएगा। आप पूछेंगे भी क्यों? फार्मूला तो कहता है कि इनफाइनाइट आना चाहिए। वही मैंने बताना आप लोगों को, क्योंकि बेटा मैंने आपको कल शायद एक बात बताई थी कि कोई भी चार्ज जहां वो खुद रखा होता है, जैसे ये चार्ज क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर रखा है, तो जो चार्ज जहां रखा है वो अपनी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये चार्ज अपनी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए आर 0 का मतलब क्या है? आर 0 का मतलब जहां ये चार्ज रखा है वहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। आर 0 का मतलब चार्ज की खुद की लोकेशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, बट चार्ज अपनी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अपने आसपास हर जगह करेगा बट अपनी जगह पे नहीं करता। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये पॉइंट ध्यान देना होता है आपको। इसीलिए जब आर 0 भरोगे तो ई 0 लोगे, और ये फार्मूला आर 0 के लिए है ही नहीं। आप सोचोगे ये फार्मूले से तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये फार्मूला ई आर 0 के लिए नहीं है, आर नॉन 0 वैल्यू तो ये फार्मूला है। तो इसलिए आर 0 पर ई 0 है, ये पॉइंट याद रखना। बच्चे इसको इनफाइनाइट सोचेंगे, जो गलत आंसर है। ये 11th में भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया जाता था आपको। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, देयर इज अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। वो वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम में। उसके नजदीक एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। एक पॉइंट चार्ज है जैसे 4 माइक्रोकूलम, उसके नजदीक एक पी पॉइंट है वैक्यूम में 2 मीटर के डिस्टेंस पर। ये कहता है इस चार्ज की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप इस फार्मूले का यूज करके निकाल लो। E इज इक्वल टू, इसमें K की वैल्यू कल बताई थी हमने, 9 इंटू 10 की पावर 9 फॉर वैक्यूम। Q की वैल्यू इसने 4 माइक्रो दे दी, 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये E की वैल्यू आ गई। तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने निकाल दी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। लेकिन कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिखी होंगी, भाई ध्यान रखना। वोल्ट पर मीटर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। आगे आएगा समझ में, यो वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। तो ये भी ध्यान रखना।
तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में दी होती है, कई बार वोल्ट पर मीटर में दी होती है। तो ये कई बार आपको समझे भी क्या लिख दिया, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपने ना अगर फोर्स के कुछ एग्जांपल मैंने करवाए थे कूलम सलाह में, उसी से मिलते जुलते एग्जांपल आपके आएंगे। जैसे देखो, बेटा मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, क्यू, दोनों इक्वल चार्ज हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कॉर्नर जो है इसको मैं ए बोल देता हूं, कॉर्नर ए, ये बी, ये सी, ये आर, ये आर। आपसे पूछा गया है भाई ये दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये पूछना चाह रहा है। बेटा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है बी पर, ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपको पता पॉजिटिव अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये वाला पॉजिटिव भी अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों पॉजिटिव अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा मैं। मेरे पास दो चार्जेस थे, मेरे से पूछा गया था ये ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैंने ये दोनों डिस्टेंस बराबर ले रखे थे, चार्ज बराबर ले रखे थे। मैंने कहा भी इस पॉइंट पर रिजल्टेंट चाहिए तो बी वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सी वाले की निकाल लो। एक इधर आएगी, एक इधर आएगी। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी बी और सी वाले की, और दोनों वैल्यू होंगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होंगी। अब इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। आपने 11th में पढ़ रखा है वेक्टर में, आपने 11th वेक्टर में पढ़ा था कि भाई अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, एंगल उनका 90 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, एंगल उनका 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट किसी एक से √2 टाइम्स होता है। रिजल्टेंट किसी एक से √2 टाइम्स। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो होगी √2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से हमें रिजल्ट पता है, वेक्टर में हमने 11th में पढ़े थे। क्या पढ़ा था आपने कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट किसी एक से √2 टाइम्स था। रिजल्टेंट किसी एक से √2 टाइम्स, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है। तो ये रिजल्टेंट आएगा √2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्यों थी? क्योंकि चार्जेस इक्वल दिए थे अपन है, और इस डिस्टेंस इक्वल दिए थे इस एग्जांपल में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई पूछेगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, यहां इन दोनों के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। रिजल्टेंट ई नेट, ये ई नेट आ जाएगा इसका। अब ध्यान करो, वेक्टर आपने जो कूलम सलाह में क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। बस वहां फोर्स निकाला था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वही सेम एग्जांपल बनेंगे आपके। देखिए देखो बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी हर एक साइड है आर और एक साइड इसकी आर है। इसके दो कॉर्नर पर दो चार्ज रख दिए, बी कॉर्नर पर क्यू रख दिया, सी कॉर्नर पर ये माइनस ले देता हूं मैं, माइनस क्यू। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी और सी पर माइनस क्यू चार्ज रख दिए। ये हमसे पूछना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कॉर्नर। व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कॉर्नर। तो इन दोनों की रिजल्टेंट मुझे ए पर बतानी है। तो मैं बता चुका हूं भी नेगेटिव चार्ज हमेशा खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, माइनस क्यू की, इसकी मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहा हूं ई बी। नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये सी वाला अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा ई सी। मुझे निकालें इन दोनों का रिजल्टेंट 60 डिग्री। अब मैंने दोनों चार्ज इक्वल लिए हैं, डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगी और दोनों होंगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यह बात फिर हमने बता रखी है आप लोगों को कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो, एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट होता है किसी से एक से √3 टाइम्स। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या होता था? किसी एक से √3 टाइम्स। तो रिजल्टेंट होगा √3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये रिजल्टेंट होगा और दोनों के सेंटर में आएगा। यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां कहीं होगी। ठीक, समझ में आ रही चीजें? मेरे ख्याल से तो बहुत आसान चीजें हैं। मैं शुरू में छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा, फिर उन्हीं को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि शुरू में बच्चों को चीजें समझानी है, याद करवानी है कि आप अप्लाई कैसे करना सीखे उनको। इसलिए ये मत सोचना कि बहुत छोटे छोटे एग्जांपल करवा रहे हैं सर, ये तो हमें आते ही है। बेटा मैंने आपको ना 11th में एक चीज बताई थी कि अगर दो वेक्टर
इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, रूट 3 टर्म कैसे होगा? हाँ मैं वही बता रहा हूं, कल्पना को बता रहा हूं, सुन लो बेटे, बताता हूं, कोई बात नहीं, आपको शायद ना बताओ बेटा। एक ना आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, कुछ बच्चे नए हैं उनके लिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं 11th की चीज है बेटे, ये 11th में वेक्टर की चीज है जो आप यहां यूज कर रहे हो। देखो, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और थीटा 60 हो, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, थीटा 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो रिजल्टेंट आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी इक्वल है तो बी की जगह ए लिख लो, प्लस 2a cos 60। cos 60 कितना होता है भाई? तो ये होगा 2a स्क्वायर, cos 60 क्या होता है? 1/2, cos 60 1/2, तो इसके ये a स्क्वायर बचेगा यहां, तो r आएगा बेटा रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो यहां से r क्या बना देखो आप, रूट 3a बना, r क्या बना? रूट 3a। तो वही मैंने यहां लगाया था। कल्पना को बता रहा हूं मैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जैसे कि मैंने ये लिया है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, 60 डिग्री एंगल हो उनके बीच का, तो रिजल्टेंट रूट 3a हो जाता था, किसी भी एक से रूट 3 टाइम्स। वही मैंने यहां लगाया कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, एंगल इनका 60 है, एंगल इनका 60, तो रिजल्टेंट किसी एक से रूट 3 टाइम्स लिख दिया था मैंने। तो ये यहां, ये जो चीज मैंने लिखी थी वो यहां से लिखी थी। 11th की बात है बेटे, 11th के वेक्टर। देखो, अगर मैं जैसे बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको फिजिक्स में ये सोचना कि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत कम आए, तो उसका तरीका ये होता है बेटे, एक तो आपको ना वेक्टर आने चाहिए, वेक्टर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आना चाहिए। ये चीजें अगर आपको आती है तो वेक्टर के कारण और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कारण बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो दोबारा अगर नहीं ध्यान है तो रिवाइज कर लेना एक बार, तो उससे आपकी चीजें, ये प्रॉब्लम छोटी छोटी ना खत्म हो जाएंगी अपने आप। तो वेक्टर्स को थोड़ा रिवाइज कर लेना और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेना, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो आपको पता होगा कहां से लिखा मैंने। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कल्पना आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि मैंने ये यहां से लिखा था। बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको इसका आंसर देना है। ये कॉर्नर ए, ये बी, ये सी। बी पर चार्ज माइनस क्यू, सी पर चार्ज प्लस क्यू। ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। क्वेश्चन ये है कि बी पर चार्ज है माइनस क्यू, सी पर चार्ज है प्लस क्यू। आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इसका जवाब दो जल्दी, विद इन 1 मिनट। मैं बताता हूं, चलो मैं आपको कह रहा हूं ना, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर जाते हैं। फिजिक्स ऐसी चीज है, थोड़ा चेंज करते ही बच्चा फंस जाता है। अगर ध्यान नहीं देगा तो, ध्यान देगा तो फिर गलती नहीं करेगा। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्लस क्यू चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब डायग्राम बनते ही बच्चों को समझ में आ जाएगा क्या आंसर होना चाहिए था। देखो, प्लस क्यू ने अपने से अवे करी, माइनस क्यू ने अपनी तरफ करी, तो एंगल इनके बीच का होगा 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री। अब बताओ, आपने 11th में पढ़ा था और जब मैंने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो भी बताया था आप लोगों को कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो, अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो, दो वेक्टर्स के बीच में उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो रिजल्टेंट क्या आता है? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है यहां, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस बराबर दिए हुए हैं आपने इस क्वेश्चन में भी, दोनों का मैग्नीट्यूड है इक्वल, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होता था, रिजल्टेंट किसी भी एक के इक्वल होता था। तो रिजल्टेंट, ये कंडीशन थी 11th में, इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी, थीटा इज 120, थीटा इज 120, तो आर होता था इक्वल टू ए और यू कैन से आर इक्वल टू बी। ये कंडीशन थी 11th की। अब जिसको ये याद है वो तो तुरंत आंसर दे देगा। तो इसका आंसर बनना था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक के बराबर होगी, ये वाली चीज यहां लग जाएगी, क्योंकि यहां पे भी दोनों वेक्टर इक्वल हैं और थीटा 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट बनना था के क्यू बाय आर स्क्वायर, रिजल्टेंट के क्यू बाय आर स्क्वायर बनना था। आया समझ में बच्चा? मेरे ख्याल से अब सबको पता चल गया होगा। हाँ, अब ज्यादातर ने ठीक लिख रखा है। तो अब ये के क्यू बाय आर स्क्वायर इसका आंसर। देखो मैंने कहा ना, थोड़ा सा चेंज करते बच्चे फंस गए। आपको ध्यान देना है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये
डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, फिर रिजल्टेंट निकालो। चलो मैं और क्वेश्चन लेता हूं। बेटा मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है यो, और एक साइड इसकी आर, इस कॉर्नर को मैं ए कह रहा हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं। एक स्क्वायर ले लिया मैंने, साइड आर ले ली। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, आपने देखा इसमें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इक्वल, और एंगल उनका 120 डिग्री था। तो इसका मतलब रिजल्टेंट उन्हीं में से किसी एक के बराबर आना था, रिजल्टेंट उन्हीं में से किसी एक के बराबर आना था। इसलिए बेटा मैंने इसका ये आंसर लिखा। मैं यहां चार्ज मानता हूं क्यों, यहां चार्ज मानता हूं क्यों भाई, यहां भी चार्ज लेता हूं क्यों, यहां लेता हूं माइनस क्यों, यहां भी लेता हूं माइनस क्यों। ये चार चार्जेस हैं, दो कॉर्नर पर प्लस क्यों है, दो पर माइनस क्यों है। अच्छा देखो, अब आपसे पूछा गया है, ये चार चार्जेस चार कॉर्नर पर हमने रख दिए। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो मैं करूंगा इसको सोल्व, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आप स्क्वायर के सेंटर पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बेटा उसके लिए देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कैसे निकालूं मैं। पहले मैं इन चारों कॉर्नर को मिला लूं आपस में, अपोजिट कॉर्नर्स को, और सेंटर दिखा लूं। बेटा मुझे यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं सेंटर को मान लेता हूं ओ, ओ पर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चार चार कॉर्नर पर रखे हुए। मैं करूंगा सोल्व, पहले मेरा सुन लो, अगला क्वेश्चन तुम बता देना कि क्या आंसर आएगा। अभी मत लिखो, गलत कर दोगे। ये दो चार चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं। आपसे पूछा व्हाट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तरीका क्या है इसका, बेटा पहले आप क्या करो, पहले तो देखो आपको रिजल्टेंट चाहिए सेंटर पर, तो आपको कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। तो किसी भी कॉर्नर का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, किसी भी कॉर्नर और सेंटर के बीच में डिस्टेंस, वो इक्वल होगा, और ये सारे डिस्टेंस होंगे r बाय रूट टू। किसी भी कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस r बाय रूट टू होगा, ठीक। अब मुझे यहां रिजल्टेंट निकालना है इन चारों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर देखूंगा क्या आएगा आंसर मेरा। पहले मैंने कॉर्नर और सेंटर का डिस्टेंस लिखा है। पहले मैं ए वाला जो चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो जो ए पॉइंट पे चार्ज है वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ए वाला अपने से अवे करेगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। फिर मैं देखूं सी वाला, सी वाला खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ए वाले ने अपने से अवे करी, सी वाले ने खुद की तरफ करी, तो दोनों ये ऐड होंगी। ऐसे बी वाला अपने से अवे करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, डी वाला नेगेटिव है, ये खुद की तरफ करेगा, ये डी वाला की होगी। अब ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दो इधर होगी, दो इधर होगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगी, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, चारों इक्वल होंगी क्योंकि चारों चार्ज अपने मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, डिस्टेंस बराबर है। तो चारों की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर ओवर रूट टू का स्क्वायर। तो चारों की वैल्यू क्या बनी, 2k³ बाय आर स्क्वायर। ये चारों की अलग अलग वैल्यू लिखी, मुझे अब रिजल्टेंट निकालना है इनका, इन चारों का रिजल्टेंट मुझे बताना है। तो ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगी। मैं इसको अलग डायग्राम बना के समझा देता हूं। पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा। आपको पता है ये एंगल तो 90 डिग्री होता है स्क्वायर के केस में। तो मैं इन दो, ये जो दो हैं इनका रिजल्टेंट मैं बोल देता हूं E1। इन दो के रिजल्टेंट को मैंने नाम दे दिया एक बार समझाने के लिए E1। इन दो के रिजल्टेंट को मैं नाम दे देता हूं E2। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने E1 बोल दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने E2 बोल दिया। यह एंगल होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइनल आंसर होगा अपना, इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है। यह बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E1 और E2, इन दोनों का रिजल्टेंट E1 बोला, इन दोनों का मैंने E2 बोला। तो E1 E2 क्या होंगे, E1 E2 आपस में इक्वल होंगे, और इन दोनों का सम मतलब किसी एक का डबल कर दो, इन दोनों का सम मतलब किसी एक का डबल कर दो। तो E1 E2 इसके डबल के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो E1 E2 की वैल्यू होनी थी 4k³ बाय आर स्क्वायर। बट ये रिजल्टेंट नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट देखना मुझे। अब ये E1 E2 इक्वल है, एंगल इनका 90 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नेट रिजल्टेंट इनमें से किसी एक के √2 टाइम्स।
E1 या E2 किसी भी एक के रूट 2 टाइम्स लिख दो, किसी भी एक के रूट 2 टाइम्स। तो यहां से मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती 4√2k क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आता 4√2k क्यू बाय आर स्क्वायर। किस चीज का? ठीक है भाई। बेटा इक्विटोरियल वगैरह कहां पढ़ लिया आपने? अभी तक डाइपोल थोड़ा नहीं पढ़ाया मैंने। अभी डाइपोल डुइपोल तो पढ़ाया नहीं ना। जब पढ़ाएंगे तब लगाएंगे। आपके स्कूलों में हो सकता होगा वो, लेकिन अभी अपने पढ़े नहीं ना बेटे। जब पढ़ेंगे तो लगा देंगे सारी चीजें। अभी तो देखो, मैं एक बार सभी का आंसर दे दूं कि E1 E2 की ये वैल्यू कैसे आई। E1 E2 की वैल्यू कैसे, समझा देता हूं बेटे। देखो, मैंने बेटा E1 इन दोनों के रिजल्टेंट को बोला है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने E1 बोला है। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ऐड होंगे सेम डायरेक्शन के कारण। अब ये दोनों वैल्यू है इसके बराबर 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E1 इन दोनों का सम है। E1 इन दोनों का सम है, तो ऐड करूंगा तो डबल हो जाएगा। तो ये 2k क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको ऐड करूंगा इन दोनों को तो ये 4k क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। E1 भी और ऐसे ही E2 भी, इसलिए 4k क्यू स्क्वायर बाई आर आ गया। क्लियर? एग्जांपल ले रहा हूं, आपको खुश कर देता हूं। छोटा एग्जांपल लेके, छोटा सा एग्जांपल लेके आपको खुश कर देता हूं, ताकि आपको भी लगे हाँ हमें आंसर आते हैं सारे, सर क्या नई चीज बता रहे हैं हमें। आपको बतानी है कि मैंने 3 चार्ज लिए 3 कॉर्नर पर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड आर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड इसकी आर है। ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है, सी पॉइंट पर क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। तीनों कॉर्नर पर 3 चार्ज रख दिए। ए पर क्यू, बी पर माइनस क्यू, सी पर प्लस क्यू, और साइड है आर। व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रियोड ऑफ द ट्रायंगल? व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल? यहां पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बतानी है। कौन कौन मुझे बताएंगे? क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज सेंट्रियोड के ऊपर आपसे, ट्रायंगल के सेंट्रियोड पर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। देखो बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। क्या करना आपने? देखो 3 चार्ज हैं। ये मैं एक बार तीनों कॉर्नर के डिस्टेंस दिखा दूं। इसमें तीनों कॉर्नर के डिस्टेंस इक्वल होंगे। मैं एक्स मान रहा हूं एक बार समझाने के लिए, बाद में लिख लेंगे इस डिस्टेंस को हम। तो तीनों कॉर्नर के डिस्टेंस एक्स लिख रहा हूं मैं। तो बेटा ये जो यहां मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, EB। EC अपने से अवे करेगा, EA ये भी अपने से अवे होगी। तो ये दो पॉजिटिव वाले अपने से अवे कर रहे हैं, नेगेटिव वाला खुद की तरफ कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इन दो के बीच का एंगल देख लो पहले एक बार, ये 120 डिग्री एंगल होगा। EC और EA और तीनों वैसे इक्वल हैं। EA, EB, EC तीनों इक्वल हैं। तीनों होंगी k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तीनों इक्वल हैं ये, ठीक। EA, EB, EC k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो तीनों इक्वल होंगी। मैं बाद में x की वैल्यू भरूंगा। तो बेटा पहले EC और EA को देखो, EC और EA को देखो आप। तो EC और EA दोनों आपकी 120 डिग्री के एंगल पर है। तो रिजल्ट, इन दो का रिजल्टेंट निकालो पहले आप। इन दो का रिजल्टेंट इन्हीं में से किसी एक के बराबर हो जाएगा। इन दो का रिजल्टेंट इन्हीं में से किसी एक के बराबर हो जाएगा। तो EC और EA इन दो का रिजल्टेंट किसी एक के बराबर, और EA का E1। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बोल रहा हूं E1। ध्यान से देखना, E1 में EC और EA के रिजल्टेंट को बोल रहा हूं। E1 मैंने बोला इन दोनों के रिजल्टेंट को। अब ये जो E1 आया वो भी इन्हीं में से किसी एक के बराबर होगा। अब E1 और EB दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो E1 और EB दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इनके सम के बराबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB प्लस E1। EB प्लस E1। तो E नेट इज इक्वल टू EB प्लस E1। तो E नेट इन तीनों को, ये तो होगी EB, वो होगी k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। E1 भी इन्हीं के बराबर है। तो E नेट होगी 2k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये होगी E नेट 2k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई E नेट इज इक्वल टू 2k क्यू बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप यहां से कॉर्नर की, और इसकी वैल्यू हो जाएगी r बाय रूट 3। k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू r बाय रूट 3। तो E नेट 2k क्यू ओवर r बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू बनेगी 6k क्यू बाय r स्क्वायर। तो वैल्यू 6k क्यू बाय r स्क्वायर ये वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर?